दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सी लैंग्वेज में एक बहुत स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं टाइप डेफ। जनरली प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि आप जब कोड करते हैं तो टाइप डेफ को यूज़ नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल रहता है कि आखिर टाइप डेफ का यूज़ कहाँ पे होता है, ये क्या है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये जो स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है इसमें आपको ये बताया जाएगा कि टाइप डेफ क्या होता है और कहाँ पर टाइप डेफ को डिफाइन किया गया है सिस्टम में, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेंगे टाइप डेफ को डिज़ाइन करने के लिए। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि टाइप डेफ क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में, और उसका सिंटैक्स क्या है, तो कैसे हम टाइप डेफ को कोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो टाइप डेफ है उसका यूज़र स्पेस में कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ करते हैं। तो हम काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और टाइप डेफ जो है वो सी लाइब्रेरी में कहाँ पर ऑलरेडी स्टोर्ड है। बहुत सारे टाइप डेफ्स ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं, तो हमें उन्हें यूज़ करना है। तो हमें पहले समझना है कि वो कहाँ पर हैं, और फिर हम एग्जाम्पल लेंगे कर्नल में इसको कहाँ यूज़ किया जाता है। तो आपको कर्नल का भी एक दो एग्जाम्पल दिया जाएगा। और थोड़ा एडवांस टॉपिक है फंक्शन पॉइंटर, जो मैंने अभी शुरुआत नहीं किया है। फंक्शन पॉइंटर का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो उस समय हम लोग फंक्शन पॉइंटर में टाइप डेफ को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में डेफिनेटली मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो लाइनेक्स में यूज़ होता है फंक्शन पॉइंटर में टाइप डेफ के साथ, वो आपको बताऊँगा। और आखिरी में हम एक पूरा स्क्रैच कोडिंग करेंगे। तो राइट फ्रॉम बिगनिंग, एकदम शुरू से एक फाइल प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे कि टाइप डेफ की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम टाइप डेफ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि प्रोग्राम जब भी कभी करें तो वो बहुत ही अच्छा होए। तो चलिए हम एक एक करके इस सारे चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। सो पहली चीज़ ये है कि टाइप डेफ एक्चुअली होता क्या है। तो आप देखेंगे टाइप डेफ जो है वो हमेशा ऑलरेडी डिफाइंड डेटा टाइप, तो ऐसा नहीं कि टाइप डेफ कोई नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि टाइप डेफ जो होता है एक एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, या अनसाइंड इंटीजर हो गया, या आपका कोई स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो आपने उसको डिफाइन किया हुआ है, आपने एक डेटा टाइप इधर या तो आप उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप बोल लीजिए या फिर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोल लीजिए। डेटा टाइप ऑलरेडी है तो उसको हम एक नया नाम दे सकते हैं, नया नाम। ठीक है, उसका एक नया नाम दे सकते हैं। उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो आपको मैं कुछ समय में बताने वाला हूँ। नाम हमेशा आपको मीनिंगफुल होना चाहिए, कुछ भी नाम देना अच्छी बात नहीं होती है। जब आप टाइप डेफ यूज़ करते हैं तो एक अच्छा नाम इसलिए दिया जाता है कि जब आप उस प्रोजेक्ट को जो आपने कोड किया है उसको जब आप धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते हैं, नए फीचर्स ऐड करते हैं, नए टीम मेंबर्स आते हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें हज़ारों या लाखों लाइंस ऑफ सोर्स कोड होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबाई बढ़ती जाती है प्रोग्राम की, प्रोजेक्ट की, तो उस समय प्रोजेक्ट को मेंटेन करना, रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो प्रोजेक्ट में इश्यूज़ आ जाएंगे सोर्स कोड में। तो उसके लिए एक मीनिंगफुल अच्छा नाम दिया जाता है। अच्छा नाम देंगे तो प्रोजेक्ट बहुत इजीली हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो टाइप डेफ का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मैंने आपको जस्ट बताया, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है कि टाइप डेफ सही मायने में टाइप डेफ अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो भी आप कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं प्रोग्राम में, तो बहुत सारे टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इजी चीज़ ये होती है कि आप जब टाइप डेफ को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका प्रोग्राम सही में बहुत ज़्यादा पढ़ने लायक हो जाएगा, रीडेबल रहेगा, पोर्ट भी कर सकते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, और जो पूरा कोड का बनेगा वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसका मैं आपको डेफिनेटली एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आए कि आखिरकार ये जो तीनों चीज़ मैंने लिखी है ये क्यों ज़रूरी हैं, क्यों फ़ायदेमंद है अगर हम टाइप डेफ यूज़ करते हैं। तो उसको जानने से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि टाइप डेफ को यूज़ कैसे किया जाता है, उसका सी प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स क्या है ना। सो आप टाइप डेफ के बारे में देखेंगे तो सिंटैक्स है टाइप डेफ। सो आपको ये लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक एग्जिस्टिंग डेटा टाइप जो ऑलरेडी डिफाइंड है उसको यूज़ करेंगे, उसका एक नया नाम देंगे, न्यू टाइप। रिमेंबर, हम लोग नया नाम दे रहे हैं, कोई नया न्यू डेटा टाइप बना नहीं रहे हैं, बस नाम दे रहे हैं। एग्जाम्पल,
देखिए टाइप डेफ अनसाइंड कैरेक्टर, सो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में आपको मालूम है कि कैरेक्टर डेटा टाइप होता है अनसाइंड, उसको हम बोल रहे हैं U8। अब ध्यान से देखेंगे कि मैंने एक नया यूज़ किया है U8। U का मतलब होगा अनसाइंड, 8 का मतलब होगा 8 बिट्स। तो एक नया डेटा टाइप मीन्स नया रही सही में नहीं, उसका नया नाम है अनसाइंड 8 बिट डेटा टाइप बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, U8 को एक सिनोनिम बोल दिया, अनसाइंड कैरेक्टर का नया नाम हो गया U8। और उसको कैसे यूज़ करेंगे, जब भी आप कहीं भी वेरिएबल को डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं तो अनसाइंड कैरेक्टर मत टाइप कीजिए, आप सिंपली U8 टाइप कीजिए और उसके बाद एक वेरिएबल नेम, CMD जो मैंने लिखा है एक वेरिएबल का नाम है, तो CMD डाल दिया आपने और U8 डाल दिया। तो मतलब ये हुआ कि जो CMD वेरिएबल है उसका डेटा टाइप जो है वो U8 है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं सिंटैक्स के साथ। लेकिन ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आखिरकार ये यूज़ कहाँ होता है, कहाँ टाइप डेफ डिफाइन है, कैसे हैं, तो उसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि टाइप डेफ मैंने देखा है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग बस पढ़ लेते हैं किताबों में, उनको ये नहीं मालूम होता है कि ये कहाँ से आया है, कैसे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्या हम अपना खुद का बना सकते हैं, और इतने सारे टाइप डेफ जो हैं सिस्टम में वो कहाँ पर स्टोर्ड रहते हैं, है ना। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसको एक हेडर फाइल, ठीक है, जो टाइप डेफ होता है वो हमेशा हेडर फाइल में डिफाइन होता है। और अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं स्पेशली लिनक्स मशीन्स में तो आपको एक स्पेशल डायरेक्टरी है /usr/include, सो हम लोग यूज़र इंक्लूड बोलते हैं उसको, है ना। तो वहाँ पे बहुत सारे हेडर फाइल्स रहते हैं, तो आपको वहाँ जाना है, हेडर फाइल्स पे देखना है क्या क्या टाइप डेफ हैं। तो मैं अभी आपको इसका डेमो दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो हेडर फाइल्स हैं वहाँ पे कहाँ कहाँ डिफाइंड है, ठीक है। सो types.h आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है types.h। सो टाइप डेफ जो है जनरली types.h से काफ़ी संबंधित है, तो हम इस फाइल को ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने सिस्टम में और वहाँ पे ओपन करके देखते हैं। तो चलिए अपने सिस्टम में जाते हैं, यूज़र इंक्लूड। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप देखेंगे कितने सारे बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं। सो हेडर फाइल्स हैं। अब इसमें से कौन से वाले में टाइप डेफ है, टाइप डेफ आपको बहुत सारे में दिखाई देंगे, लेकिन पहले हम types.h में जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या सही में टाइप डेफ्स हैं। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे types.h, लाइनक्स में कमांड होता है लाइनक्स में कमांड होता है फाइंड, और उसका सिंटैक्स के साथ मैं टाइप कर रहा हूँ। तो हम कोशिश करेंगे, बहुत सारे फाइल होते हैं जैसे लाइनक्स सिस्टम में आप देखेंगे बहुत सारे फाइल हैं जिसमें सभी जगह टाइप्स के बारे में लिखा है types.h। अगर आप विंडोज़ एनवायरनमेंट में या मैक एनवायरनमेंट में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कोई भी आपके पास मशीन होगा ना, तो आपको types.h बहुत सारे फाइल मिल जाएंगे। ये सब नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सब क्या होता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो जाता है ना। तो अभी हम लाइनक्स प्लेटफॉर्म में रन कर रहे हैं तो आपको ये सारे फाइल दिखाई देंगे। तो चलिए एक आध फाइल ओपन करते हैं। जब भी आप कोई फाइल हेडर फाइल ओपन करेंगे तो सबसे बड़ा समस्या बहुत सारे मैंने देखा है स्टूडेंट लोगों को आता है कि बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स रहते हैं, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कुछ देखना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं। तो आप उस बारे में मत सोचिएगा। प्री प्रोसेसर का जब समय आएगा तो मैं आपको इस फाइल को, इस प्रकार के हेडर फाइल्स को फिर से ओपन करके बताऊँगा कि क्या होता है। अभी हमारा जो फोकस है वो खाली टाइप डेफ पे रहेगा। तो आपने ये लाइन देखा होगा टाइप डेफ, ठीक है। तो टाइप डेफ U16 LE16, तो आपको नए नए नाम दिखाई देंगे, ठीक है। क्योंकि हेडर फाइल जनरली क्या होता है, अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें दिखाई देंगी। हमारा उद्देश्य अभी ये है कि हमको ये जानना है कि जो टाइप डेफ है क्या वो रियली में डिक्लेयर हुआ है या डिफाइन हुआ है। तो हमने एक नया नाम बनाया है लिटिल एंडियन 16। इसका मतलब ये हुआ कि लिटिल एंडियन 16 बिट नया डेटा टाइप बना रहे हैं, लेकिन वो नया नहीं है, वो नया नाम है। और एक अनसाइंड 16 है, उसको हम नया नाम दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी हेडर फाइल्स में। जैसे मैंने तो अभी types.h ओपन किया था, है ना। अगर आप कुछ और भी ओपन करते हैं यहाँ पर तो आपको बहुत सारे नए नए मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक आध और टाइप डेफ ओपन करूँ। बहुत सारे फाइल्स होते हैं टाइप्स के, है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे ओपन करने की कोशिश की, ये अपने आप एक और इंक्लूड कर रहा है दूसरे फाइल को।
तो आप ऐसा देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप टाइप डेफ को ढूंढना चाहते हैं क्या रियली में बहुत सारे टाइप डेफ हैं, तो बिल्कुल हैं। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो हमने अभी फाइंड किया था, तो हम फाइंड करते हैं इसमें सीधा हम एक काम करते हैं टाइप डेफ कीवर्ड को ही डाल देते हैं, है ना। तो हम ऐसे करते हैं ग्राफ फॉर टाइप डेफ कर देते हैं। ग्राफ फॉर टाइप डेफ करेंगे तो आपको बहुत सारे ही टाइप डेफ मिल जाएंगे। आप देखिएगा सारे टाइप डेफ लाइन्स हैं, तो इतने सारे फाइल्स हैं, ये चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। अनसाइंड कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, अनसाइंड इंटीजर दिखाई दे रहा है, ये सारे टाइप डेफ हैं। और आपको बहुत सारे पॉपुलर टाइप डेफ भी मिलेंगे, ऑफसेट, यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, डिवाइस, आइनोड नंबर, साइज, आपको बहुत सारे टाइप डेफ दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हाँ टाइप डेफ बहुत सारे ऑलरेडी डिफाइंड है। तो आपको मैं समरी में ये बताना चाहूँगा कि जैसे संक्षेप में कि जो टाइप डेफ होता है वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है सिस्टम के लिए। बहुत सारे लाइब्रेरी हैं जो टाइप डेफ यूज़ करते हैं, बहुत सारे कर्नल कोड होते हैं जो ये सब टाइप डेफ यूज़ करते हैं, और आप अपना एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो आप ये सारे टाइप डेफ्स को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको जो बताऊंगा वो हर किसी को समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग अभी तो मैंने आपको कोशिश की बताने की यूज़र इंक्लूड डायरेक्टरी में, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो बोलेंगे कि मुझे थोड़ा सिंपल एग्जांपल चाहिए। तो सिंपल में आपको दिखाई देगा स्ट्रिंग लेंथ। तो जो भी सी प्रोग्रामिंग करता है वो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग लेंथ या स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस को हमेशा यूज़ करता है, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन है, सपोज आपको स्ट्रिंग लेंथ जैसा फंक्शन खुद से लिखना है, तो आपको ये जब लिखेंगे तो आपको फंक्शन का डेफिनेशन या प्रोटोटाइप तो लिखना पड़ेगा। तो उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जब आप प्रोटोटाइप लिखते हैं तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है। तो रिटर्न करता है लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, जो लंबाई होती है स्ट्रिंग की, है ना, तो वही रिटर्न करेगा। लेकिन उसका डेटा टाइप आप क्या डालेंगे। डेटा टाइप जरूरी है किसी भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, जब भी आप कुछ नया डिफाइन करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने लिखा ठीक है, चलिए मैं str लेंथ ये फंक्शन तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो उसमें आर्गूमेंट रहता है, तो हम लोग आर्गूमेंट कुछ डालेंगे, कैरेक्टर, पॉइंटर या स्ट्रिंग होता है। लेकिन उस तरफ ध्यान न दे करके हमको ये देखना है कि जब हम प्रोटोटाइप लिखते हैं, जैसे आपको मालूम है, तो प्रोटोटाइप रिटर्न वैल्यू होना चाहिए ना। तो स्ट्रिंग लेंथ क्या रिटर्न करता है, क्या स्ट्रिंग लेंथ एक इंटीजर रिटर्न करेगा या शॉर्ट डेटा टाइप रिटर्न करेगा या लॉन्ग डेटा टाइप रिटर्न करेगा। तो हमको जब डेफिनेशन बनाना होता है कोई भी फंक्शन का, और स्पेशली स्पेसिफिक केस जो मैं स्ट्रिंग लेंथ का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये हर कोई जानता है। आप सोच सकते हैं नहीं ये इंटीजर होगा या शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा, अब कोई भी आंसर देंगे तो वो जस्ट 50% करेक्ट आंसर है। क्यों 50% करेक्ट है, क्योंकि स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है क्या वो नेगेटिव हो सकता है, आंसर है नहीं। अगर वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रिंग में लेंथ डालेंगे तो मिनिमम लेंथ कम से कम 0 रहेगा, राइट। वो -2 या -10 या -20 तो नहीं रहेगा। तो ये जो आप डेटा टाइप दिखा रहे हैं, इंटीजर या शॉर्ट या लॉन्ग, ये तो दोनों हो सकते हैं ना, साइंड और अनसाइंड दोनों हो सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ये सब साइंड है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं रहता। तो ये 50% करेक्ट आंसर है। तो 100% करेक्ट करना है तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं हाँ इसको हम अनसाइंड इंटीजर या अनसाइंड शॉर्ट या लॉन्ग, है ना, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। जो स्ट्रिंग लेंथ होता है वो डेफिनेटली अ पॉजिटिव नंबर रहता है, नेगेटिव नहीं रहता, ठीक है। तो अनसाइंड इंटीजर और शॉर्ट और लॉन्ग ये हो सकता है। तो क्या ये आंसर करेक्ट है 50% से, क्या हम इसको 100% बोल दें। आप कह सकते हैं कि ये 100% है, लेकिन क्या हो रहा है जब हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब खुद हमको लिखना है। सपोज हम स्ट्रिंग लेंथ के ऑथर हैं, हम इसको बना रहे हैं और हम इसको लाइब्रेरी में इंक्लूड करना है, तो हमको ये नहीं मालूम रहता है कि ये जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है जिसमें हम रन करेंगे क्या वो 16 बिट सिस्टम है या 32 बिट सिस्टम है या 64 बिट सिस्टम है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि ये सभी प्लेटफॉर्म में आसानी से कंपाइल हो सके और कोई प्रॉब्लम ना होए, है ना। सो ऐसे सिचुएशंस में टाइप डेफ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें रियली में टाइप डेफ यूज़ करना है। और क्योंकि आप लोग जानते हैं स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के बारे में, तो चलिए स्ट्रिंग लेंथ के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं मैन पेज देख करके, ठीक है। जब आप मैन पेज देखेंगे स्ट्रिंग लेंथ का तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। सो हम लोग अभी तक कोशिश कर रहे थे स्ट्रिंग लेंथ के बारे में जानने का, क्या रिटर्न करता है, क्या अगर आप देखेंगे वो रिटर्न करता है साइज अंडरस्कोर टी। और आपको मालूम है कि साइज अंडरस्कोर टी
एक फंडामेंटल प्रिमिटिव डेटा टाइप बिल्कुल नहीं है। क्या ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है? हाँ, यूज़र डिफाइन होगा क्योंकि ये प्रिमिटिव नहीं है ना। तो साइज अंडरस्कोर टी इंटीजर है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड शॉर्ट, हमें नहीं मालूम है। सो जनरली जब आप कोई लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइन करें तो आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है कि रिटर्न टाइप क्या होगा। आपको प्लेटफॉर्म एक टाइप डेफ देगा, एक डेटा टाइप देगा, आपको बोलेगा प्लीज़ इसको यूज़ कीजिए। सो प्लेटफॉर्म दिया है साइज अंडरस्कोर टी। नाउ साइज अंडरस्कोर टी 32 बिट सिस्टम है या 64 बिट है या 16 बिट है, किसी भी केस में वो ऑटोमेटिकली टाइप डेफ होके आपको करेक्ट साइज अंडरस्कोर टी मिल जाएगा। अगर इसका मैं एक सिंपल कोडिंग एग्जांपल आपको दूंगा, तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं लाइब्रेरी में, ये लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं डिफाइन होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका कोडिंग एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूँ, सपोज मान लीजिए ये साइज अंडरस्कोर टी है ना। कोडिंग एग्जांपल में चलिए कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, है ना इसको। तो एक मिनट, तो हम वीडियो क्या, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि एक टाइप डेफ दिखाने की कोशिश करते हैं। सैन फाउंड्री माई टाइप डेफ, ओके, टाइप डेफ डॉट माई टाइप डॉट सी। सो मैं फुल कोडिंग नहीं करूँगा, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से प्लेटफॉर्म के बेसिस पे आप टाइप डेफ डिफाइन कर सकते हैं। साइज अंडरस्कोर टी, कौन सा वाला? साइज अंडरस्कोर टी। सो इफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू 16 बिट। अब देखिए मैं यहाँ सूडो कोड लिख रहा हूँ जो हम एल्गोरिथम में लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, उसका लॉजिक डेवलप करते हैं, तो आप बिल्कुल सूडो कोड लिखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी कोड नहीं कर रहे हैं, राइट, हम अपना लॉजिक डिफाइन कर रहे हैं। अगर प्लेटफॉर्म 16 बिट है तो आप आराम से बोल सकते हैं टाइप डेफ अनसाइंड शॉर्ट साइज अंडरस्कोर टी। सो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर 16 बिट प्लेटफॉर्म है तो अनसाइंड शॉर्ट को हम साइज अंडरस्कोर टी बोलेंगे, है ना। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकता है, मतलब आप सिंटैक्स से मत जाइएगा, मैं खाली सूडो कोड लिख रहा हूँ। अगर प्लेटफॉर्म ये नहीं है, प्लेटफॉर्म मान लीजिए आपका 32 बिट है, तो आप शॉर्ट हटा दीजिए, आप इंटीजर कर दीजिए। सिमिलरली अगर प्लेटफॉर्म 32 बिट नहीं है, 64 है, तो आप 64 लगा लीजिए और ये आपका लॉन्ग हो जाएगा। सो किसी भी केस में आपका जो लाइब्रेरी या एनवायरनमेंट रहता है वो डिफाइन कर लेगा कि साइज अंडरस्कोर टी क्या है। सो आपने इसी तरह से डिफाइन करना है या लाइब्रेरी ने इसी तरह से डिफाइन करना है, उसी तरह से होता है। आप जब अपना फंक्शन बनाओगे ये, तो आपको ऑटोमेटिकली ये साइज अंडरस्कोर टी मिल जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद तक आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप अंडरस्कोर टी देखेंगे, ये कई लोगों को मालूम नहीं होता है, जब भी आप अंडरस्कोर टी देखेंगे तो इसका मतलब है ये टाइप डेफ है। सो ये एक हिडन रूल कह लीजिए या हिडन सिंटैक्स कह लीजिए, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी नया टाइप डेफ बनाते हैं तो साइज जहाँ अंडरस्कोर टी आया, मतलब वो एक टाइप डेफ ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको बस यूज़ करना है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में आपको अब दिखाई देगा, क्योंकि आपको अब साइज अंडरस्कोर टी के बारे में जानकारी हो गई है कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमने लिया है अनसाइंड। सो डेटा टाइप हो सकते हैं, डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं, तो उसका अनसाइंड हम लोग एक वर्जन ले लेंगे। तो U8 अनसाइंड 8 बिट, 16 बिट अनसाइंड, 32 बिट, 64 बिट। तो ये भी बहुत इजी हो जाता है प्रोग्रामिंग करने में, ठीक है। तो इसके बारे में एक डमी कोड का एग्जांपल दूंगा आपको मैं बाद में, और समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों बहुत जरूरी हो जाता है कई बार प्रोग्रामिंग में। या फिर आप ऑफसेट 64T अनसाइंड इंटीजर 64T। सो आपने देखा अंडरस्कोर टी है, तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है लाइब्रेरीज में, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये होता है फाइल के लिए। कई बार क्या फाइल में ऑफसेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़े बड़े फाइल होते हैं, गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स ऑफ फाइल होते हैं, तो उस समय ये 64 बिट ऑफसेट बहुत काम आता है। और ये भी आप देख सकते हैं अनसाइंड इंटीजर, लेकिन 64 बिट एनवायरनमेंट में है।
एक बहुत कॉमन एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, बट प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर ये सब चीज़ों को, तो कई लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन आप देखिए सिस्टम में फिर डिफाइंड है अंडरस्कोर टी अंडरस्कोर टी अंडरस्कोर टी। सो टाइप डेफ डिफाइंड है। ये आप देखेंगे यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी और फाइल मोड। फाइल मोड क्या होता है, लाइनक्स प्रोग्रामर जानते हैं कि हम लोग जब ch मोड करते हैं ना तो फाइल का मोड होता है 777, 770, 750। तो ये जो मोड्स होते हैं ये भी सब टाइप डेफ्स हैं, लेकिन प्रोग्राम में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, जबकि करना चाहिए, क्योंकि ये सब पोर्टेबल कोड इजीली मेंटेन कर सकते हैं, पोर्टेबल कोड होते हैं, है ना। अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कोशिश ये करूंगा आपको इसका एग्जांपल देने का कि यूज़र आईडी या ग्रुप आईडी और मोड, इसका आपको मैन पेज से समझ में आ जाएगा। तो कुछ कमांड होते हैं जो फाइल को चेंज करते हैं, ch मोड, तो परमिशन चेंज होता है ना। तो परमिशन चेंज होता है तो आप देखिएगा कि उसका टाइप डेफ यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखिए ch मोड क्या है, ये एक सिस्टम कॉल है लाइनक्स में, ठीक है। इसके 2 आर्ग्यूमेंट हैं और एक मोड है। तो मोड आप ध्यान से देखेंगे तो ये मोड अंडरस्कोर टी है, और हम लोग टाइप करेंगे यहाँ इंटीजर लिखते हैं, कई बार इंटीजर चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा कोड करना है, अपना लाइब्रेरी फंक्शंस लिखना है, कर्नल फंक्शंस लिखने हैं, तो आपको प्रॉपर आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। गुड कोडिंग इज बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। सो मोड अंडरस्कोर टी हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं, बहुत सारे मैन पेजेस होते हैं, अगर हमको ओनरशिप चेंज करना हो, मान लीजिए फाइल का कोई ओनर है, मैं आज ओनर था, मैं उसको चेंज करूँगा किसी और के नाम पर, तो चेंज ओनरशिप, ये एक और सिस्टम कॉल है chown। इसका भी देखिए ओनर आईडी और ग्रुप आईडी, तो ये UID है और GID है अंडरस्कोर टी, ये ऑलरेडी डिफाइंड है सिस्टम में। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सी लाइब्रेरी में ऑटोमेटिकली बहुत सारे टाइप डेफ्स होते हैं जो हम या तो देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते शुरुआत में, लेकिन जब धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमको सब समझ में आने लग जाता है। तो टाइप डेफ का सही मायने में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग कर्नल में भी यूज़ करते हैं, तो कर्नल में एक बहुत स्पेसिफिक डेटा टाइप या टाइप डेफ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं dev अंडरस्कोर टी। सो जब मैं डिवाइस ड्राइवर का क्लास लूँगा, जब वीडियोज़ उसके बनाऊँगा, उस समय मैं डेफिनेटली आपको dev अंडरस्कोर टी इस पर्टिकुलर टाइप डेफ के बारे में बहुत ज़्यादा बताऊँगा, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर्स में जनरली मेजर और माइनर नंबर होते हैं, और dev अंडरस्कोर टी मेजर माइनर को एनकोड करता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है प्रोग्राम के लिए कि अगर आप टाइप डेफ यूज़ करते हैं, dev अंडरस्कोर टी या कुछ भी, है ना, तो आप कोड लिखेंगे, तो आप कोड में जब डेटा टाइप या वेरिएबल बनाएंगे तो आप dev अंडरस्कोर टी या UID अंडरस्कोर टी या साइज अंडरस्कोर टी ये सब यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, और उसका लोकल या ग्लोबल वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे। फ्यूचर में अगर ये सब चेंज हो जाते हैं इसके अंडर, जैसे dev अंडरस्कोर टी एक समय में खाली 16 बिट था, बाद में कर्नल डेवलपर्स ने इसको 32 बिट बना दिया था, क्योंकि हम लोग डिवाइस ड्राइवर के लिए जो नंबर ऑफ डिवाइसेस होते हैं, जितने सारे होते हैं, संख्या जो उनकी होती है कम पड़ गई थी, तो उसका 32 बिट बनाना पड़ा। लेकिन जो कर्नल में कोड था वो तो शुरू से dev अंडरस्कोर टी यूज़ कर रहा था, तो हमको कुछ मॉडिफाई नहीं करना पड़ता है। अगर आप टाइप डेफ यूज़ कर रहे हैं, हमको मॉडिफाई नहीं करना है, बस रिकम्पाइल करना रहता है कोड को। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जो आप अगर dev अंडरस्कोर टी यूज़ नहीं किए होते हैं, मतलब आप टाइप डेफ यूज़ नहीं किए होते, तो आपको बहुत सारे लाइन्स चेंज करने पड़ते हैं और उसको टेस्ट करने में बहुत समय लगता है अगर आप मॉडिफाई करते हैं किसी भी प्रोग्राम को। या अब चूंकि आप dev अंडरस्कोर टी यूज़ किए हैं तो अब आपको दरकार नहीं पड़ेगा, आप सिंपली कंपाइल कीजिए, रिकम्पाइल कीजिए और प्रोग्राम रन करेगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए, नए फीचर्स लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। टाइप डेफ सही में बहुत रिक्वायर्ड है हम सब के लिए। अब आपको एक और एग्जांपल दूंगा जो कि बहुत ही सही एग्जांपल है, क्योंकि अगर आप सी प्रोग्रामिंग करते हैं या छोटा सा भी सी प्रोग्राम लिखे हैं, फाइल ओपन, जब भी हम फाइल ओपन करते हैं F ओपन यूज़ करते हैं। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे भी मालूम है कि मोस्टली आप सी प्रोग्रामिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और उसमें फाइल हैंडलिंग जब करते हैं या फाइल ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि आप फाइल ओपन करते हैं तो एक रिटर्न आता है, फाइल हैंडल बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। सो जो सी लाइब्रेरी होती है वो हमको फाइल हैंडल देती है। लेकिन ये फाइल हैंडल क्या है? ये फाइल हैंडल फाइल है,
क्या ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है? डेफिनेटली ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर है कि यूनियन है कि टाइप डेफ है, हमें मालूम नहीं है ना। हम सिंपली इसको यूज़ कर लेते हैं। तो अभी आपको मैं इसका सीक्रेट भी बता देता हूँ। देखिए, अगर आप मैन एफ ओपन करते हैं, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, है ना, तो आप देखेंगे एफ ओपन जो होता है, जो भी फाइल ओपन करते हैं, वो क्या रिटर्न करता है? फाइल पॉइंटर। हमेशा हम लोग बोलते हैं फाइल पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, लेकिन हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि ये क्या है, हम सिंपली यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप सिस्टम के अंदर घुसेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे या फिर सॉलिड प्रोग्रामिंग लर्न करने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये सब जानना ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग फाइल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फाइल जनरली स्टैंडर्ड आईओ हेडर फाइल के अंदर रहता है, क्योंकि तभी हम ये इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो हमको फाइल देखना है, ये कहाँ पर है, FILE। ये क्या है? क्या ये टाइप डेफ है कि कुछ और है ना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग ग्रैब कर देंगे FILE stdio.h और ग्रैब करते हैं। क्या ये टाइप डेफ है? कहीं पे मिलेगा? कई बार क्या होता है, नहीं मिलता है। देखिए, हमने कोशिश किया था इसको ग्रैब करने का, और उसके बाद कोई ऐसा लाइन जो उसको टाइप डेफ के रूप में डिफाइन कर रहा है, तो हमें नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़े रूप में कर देते हैं, इसको फाइंड कर देते हैं। फाइंड डॉट माइनस टाइप, सॉरी, और सारे हेडर फाइल्स में देख लेते हैं। उसमें से हमको समझने आ जाएगा कि क्या ये रियली में टाइप डेफ है क्या, ठीक है। तो ग्रैब फॉर टाइप डेफ करते हैं और ग्रैब फॉर FILE कर देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा कि फाइनली टाइप डेफ और फाइल वाले लाइन्स मिल जाएंगे। तो हमको 4 आउटपुट मिला है, उसमें से एक आउटपुट काम का होगा। देखिए, ये वाला लाइन, तो ये जो है आपको दिखेगा, ये वाला लाइन, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए फाइल डिफाइन हुआ है, ये हम लोग यूज़ करते हैं अपना F ओपन में। और आप देखिए, ये है टाइप डेफ struct underscore io underscore फाइल। सो अब आपको पता चलेगा कि FILE फाइल है, ये एक टाइप डेफ है। कौन सा टाइप डेफ है? ये स्ट्रक्चर का टाइप डेफ है। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? अंडरस्कोर io अंडरस्कोर फाइल। सो आपको अब ये समझ में आएगा कि टाइप डेफ रियली में फंडामेंटली यूज होता है बहुत जगह प्रोग्रामिंग में। सो ये अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाली प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना। तो प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाली एक मैन पेज ले लेंगे, एफ ओपन करेंगे और देखेंगे हाँ ये इसके आर्गूमेंट है, हमने इसको डाल दिया और एक फाइल हैंडल रिटर्न कर दिया। लेकिन हम खाली उस हैंडल को यूज़ करते हैं। लेकिन हैंडल जो स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाई दिया कि एक स्ट्रक्चर है अंदर में, टाइप डेफ है, टाइप डेफ के बाद स्ट्रक्चर आया इतना बड़ा। स्ट्रक्चर में जो मेंबर्स होते हैं वो फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमको हमारा प्रोग्राम कभी मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे प्रोग्राम में हम खाली उसको ऐसे हैंडल के रूप में यूज़ करते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कभी नहीं जाते हैं, है ना। तो फ्यूचर में अगर आप स्ट्रक्चर मॉडिफाई भी करते हैं तो हमको सिंपली प्रोग्राम को रिकम्पाइल करना है। रिकम्पाइल करेंगे तो एकदम ठीक हो जाएगा, है ना। सो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप टाइप डेफ समझिए और अपना टाइप डेफ खुद से डिफाइन करने का कोशिश कीजिए जब आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं। नेक्स्ट, टाइप डेफ और फंक्शन पॉइंटर। तो मैंने अभी फंक्शन पॉइंटर स्टार्ट नहीं किया तो इसको थोड़ा संक्षेप में रखूँगा। जब भी आप फंक्शन पॉइंटर डिफाइन करें तो ये एग्जांपल देखिए। तो ये है फंक्शन पॉइंटर, PFI एक फंक्शन है, सॉरी एक फंक्शन पॉइंटर है जिसके इंटीजर आर्गूमेंट है और ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है। सो हमने बोला ये टाइप डेफ है, तो अब फ्यूचर में हम सीधा PFI यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल। सो ये एक टाइप डेफ है, क्या ये फंक्शन पॉइंटर, रियली हम पॉइंटर डिफाइन करें। जो माई फन एक लोकल वेरिएबल हो गया, ये क्या है, ये एक फंक्शन पॉइंटर है, ठीक है। इसके बारे में और बात करेंगे जब मैं फंक्शन पॉइंटर C लैंग्वेज में डिटेल में कवर करूँगा, ठीक है। अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको लाइनेक्स में मिलेगा, जिसको हम यूज़ करते हैं लाइनेक्स में सिग्नल हैंडलिंग में। तो सिग्नल हैंडलिंग में होता है वो हम फंक्शन पॉइंटर यूज़ करते हैं। जब भी हम सिग्नल सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं तो एक आर्गूमेंट होता है जो कि फंक्शन पॉइंटर होता है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल देखिएगा। तो ये सिग्नल सिस्टम कॉल है, आप जो देख रहे हैं ये सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, सिग्नल सिस्टम कॉल है, इसके दो आर्ग्यूमेंट है, एक है इंटीजर और दूसरा जो हैंडलर फंक्शन है वो sig हैंडलर अंडरस्कोर टी। सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है अंडरस्कोर टी। सो विच मीन्स कि सिस्टम में हमने डिफाइन किया हुआ है sig हैंडलर अंडरस्कोर टी, इट्स अ टाइप डेफ।
कहाँ डिफाइन किए हैं, तो इसी जगह हम डिफाइन कर रहे हैं, टाइप डेफ void पॉइंटर फंक्शन void फंक्शन पॉइंटर और इंटीजर आर्गुमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक टाइप डेफ डिफाइन कर रहे हैं। टाइप डेफ मतलब नया टाइप और नया नाम एग्जिस्टिंग टाइप का, ठीक है। तो जनरली टाइप डेफ लोगों को कंफ्यूज करता है, हमेशा ये नया नाम रहता है, न्यू नेम। सो सिग्नल हैंडलर एक फंक्शन पॉइंटर हो गया, वो एक इंटीजर आर्गुमेंट रिटर्न करता, इंटीजर आर्गुमेंट लेता है और कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो हमने सीधा डिफाइन कर दिया फंक्शन पॉइंटर और ये फंक्शन। सो ये एक फंक्शन का नाम होगा। ये कौन सा पॉइंटर है, ये एक फंक्शन को पॉइंट करेगा जो एक इंटीजर आर्गुमेंट लेगा और रिटर्न कुछ नहीं करेगा। सो ये इसका यही मीनिंग होता है, ठीक है। तो आप देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से कि हमने फंक्शन पॉइंटर यहाँ पे यूज़ किया है। क्योंकि फंक्शन पॉइंटर बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा टफ होता है क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोग्रामिंग किया नहीं है ना। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। कोशिश कीजिएगा क्योंकि टाइप डेफ ऑलरेडी लिखा है, आपको ये समझ में आना चाहिए। हमने बनाया है फंक्शन पॉइंटर और ये हमने यूज़ किया है और ये उसका एक लोकल वेरिएबल है, ऐसा समझिए। टाइप डेफ कैसे यूज़ करते हैं, जब आपने टाइप डेफ डिफाइन कर दिया तो आप वो यूज़ कर लेंगे नया नाम और एक वेरिएबल नेम, ठीक है। तो ये हुआ आपका टाइप डेफ यूसेज और ये हुआ आपका टाइप डेफ का डेफिनेशन। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं और हम ये कोशिश करेंगे जानने का कि हम एक किस तरह से एक टाइप डेफ को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक कोड फ्रॉम जीरो, एकदम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे कि कैसा टाइप डेफ को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो हम एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हम ये जानना चाहेंगे कि हमें टाइप डेफ क्यों बनाना है, क्यों, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण क्या रहता है कि जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो कौन सा मोमेंट है, कौन सा क्षण है जब हमको रियली में टाइप डेफ के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कोशिश कीजिए, मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखे होंगे एग्जांपल मैंने लिखा भी हुआ होगा अभी कि एक सी प्रोग्राम लिखना है हमको जो हार्डवेयर रजिस्टर्स जिनके साइजेस अलग अलग होते हैं, तो सारे हार्डवेयर रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें हम डेटा लिख सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है सी प्रोग्राम का, सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर नहीं, प्रोग्राम। सो कैसा प्रोग्राम का आउटलाइन बना सकते हैं, है ना, रूपरेखा बना सकते हैं। और उसको हम जब बना लेंगे तो अब उसको इम्प्रूव करना है हमको। तो इम्प्रूव कैसे करेंगे, हमको टाइप डेफ यूज़ करना पड़ेगा। तो टाइप डेफ यूज़ करके इम्प्रूव करेंगे। तो पहले उसका एक लेआउट बनाएंगे क्या हो सकता है, फिर उसको टाइप डेफ बना के इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए वो रजिस्टर है हमारा। तो रजिस्टर में क्या होता है, जनरली रजिस्टर या तो हम बोलेंगे 8 बिट रजिस्टर हो सकता है ना। तो कई बार क्या होता है कि रजिस्टर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, 8 बिट चाहिए, 16 बिट चाहिए, 32 बिट चाहिए या 64 बिट चाहिए। तो रजिस्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं आप देखेंगे तो, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट होता है। अब प्रोग्रामर बोल सकता है कि बहुत सिंपल है, हम आराम से इसको, मल्टीपल मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो बोलेगा हमने 8 बिट रजिस्टर को कैरेक्टर के रूप में डिफाइन कर दिया R1, 16 बिट है तो उसको शॉर्ट के रूप में डिफाइन कर दिया और उसका नाम कर दिया रजिस्टर 2, 32 बिट रजिस्टर होता है तो R3 कर दिया, और अगर 64 बिट होता है तो R4 कर दिया। तो प्रोग्राम में हम ऐसा डेफिनेटली कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम वर्क भी करेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है, अब आप ध्यान से देखिए, जब भी कोई हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करते हैं, कंट्रोल रजिस्टर्स होता है, आपको हार्डवेयर में डालना रहता है कुछ डेटा, वो नेगेटिव नंबर जनरली नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अगेन 50% करेक्ट है, मैंने पहले एग्जांपल दिया था। सो इसको आपको अनसाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो आप इसको अनसाइंड करेंगे तो ये थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो आप फिर से डिफाइन कर रहे हैं अनसाइंड। तो अगर अनसाइंड कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हाँ सारा अनसाइंड हमको डिफाइन करना है ना। देखिए तो सारा अनसाइंड करेंगे तो लगेगा कि हाँ ये ठीक हो गया। अब आप प्रोग्राम में आपका रिक्वायरमेंट है कुछ और रजिस्टर के लिए लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स और डिफाइन करने, तो आपको लंबे लंबे टाइप करने पड़ेंगे, अनसाइंड कैरेक्टर, अनसाइंड शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, है ना। कई बार टीम में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर जाते हैं, उन लोग को भी मालूम नहीं रहता है कि कौन सा करेक्ट यूज़ करना है। तो बहुत सारे कंपनीज़ में जनरली होता है कि वो एक सी कोडिंग गाइडलाइंस होता है और वो गाइडलाइन डिफाइन करते हैं कि हमको जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है हम यही करेंगे। सो अगर वैसा करना है तो एक बहुत इजी चीज़ क्या होता है, ये सब
कई बार कोई प्रोग्रामर होता है वो अनसाइंड यूज़ करता है, कोई प्रोग्रामर अनसाइंड यूज़ नहीं करता। सो जब सारे प्रोग्राम जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो कई बार बग्स आ जाते हैं, बग्स अननेसेसरली आ जाते हैं। हमको मालूम हमने सही किया, लेकिन कुछ कुछ केसेस होते हैं कि अनसाइंड और साइंड के कारण प्रोग्राम में मतलब प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसे समय में क्या होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इस तरह से कि गाइडलाइन बनाना पड़ता है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं सीधा बोलूँगा टाइप डेफ। अगर आपका प्रोग्रामिंग में रिक्वायरमेंट है तो मैं सबको टाइप डेफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको टाइप डेफ में मैं शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये मैं टाइप डेफ बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं टाइप डेफ लिख रहा हूँ यहाँ पे। टाइप डेफ अनसाइंड कैरेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं U8। तो अब फ्यूचर में कोई भी हमको कैरेक्टर डेटा टाइप अनसाइंड चाहिए तो हमको सिंपली U8 यूज़ करना है। U का मतलब अनसाइंड, सो ऑटोमेटिकली अनसाइंड 8 हो गया, है ना। तो अगर सिमिलरली हम लोग कोशिश करेंगे तो इसको भी वही टाइप डेफ करेंगे सारों को, तो ये हो जाएगा। सपोज मैं इसको आपको करके देता हूँ। तो अनसाइंड शॉर्ट था जिसको हम लोग बोलेंगे U16। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे U32 U64। अब क्या होगा कि हमने ये डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन किया तो हमारा काम हो गया, क्योंकि हम सारे डेवलपर्स को बोलेंगे कि आप अपने प्रोग्राम में ये सब यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कोडिंग गाइडलाइन दिया जाएगा कंपनी में। और हम बोलेंगे कि आपको ये U8 या U16 या 32 या 64 यूज़ करना है। तो ये इजी हो जाता है सबके लिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अनसाइंड है U से। और अगर आपको प्रोग्रामिंग में 8 बिट चाहिए या 16 बिट मीन्स 2 बाइट चाहिए या 4 बाइट चाहिए या 8 बाइट चाहिए, तो आप इसको यूज़ करेंगे। तो ये तरीका होता है। तो नेचुरली आपने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट में आपने टाइप डेफ का रूल डिफाइन कर दिया और कहा कि हमें यही यूज़ करना है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप कैसे टाइप डेफ को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, टाइप डेफ के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। तो फिर आपसे अगली मुलाकात एक नए वीडियो में होगी। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए। हम हर हफ्ते एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, इसलिए आप सैन फाउंड्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।